बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी एक रिपोर्ट की जो पब्लिश हुई है। वो क्या है जी, पब्लिक सर्वेंट्स कॉस्ट नेशनल ट्रेजर ओवर 8 ट्रिलियन के जो सरकारी लोग हैं ये पाकिस्तान को 8 ट्रिलियन से ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है उसको, वो भी ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की जो मईशत है उसके चैलेंजेस जो हैं वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये रिपोर्ट किसने इशू की जी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स PIDE जो है इसने कंप्लीट रिपोर्ट इशू की है और इसने एक बहुत जबरदस्त अंदाज में ये रिपोर्ट जो है वो छापी है, जो मैं आपको जो है उसका PDF भी शेयर कर दूंगा। तो उसमें वो क्या कहते हैं जी, द कंप्लीट स्टडी लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये जो है ये वेबसाइट में जो दी हुई है जिसकी मैं आपको रिपोर्ट शेयर करूंगा। तो ये जो है उन्होंने बताया कि एक जो सरकारी इंप्लॉय है, एक बाबू साहब जो है वो पाकिस्तान को कितने में पड़ते हैं, एक बाबू साहब, ठीक है, उनकी लाइफ टाइम कॉस्ट कितनी पड़ती है और पाकिस्तान के जो हालात कहां जा रहे हैं। ठीक है, उसमें पूरा जो इन्होंने स्टडी की है। तो 8 ट्रिलियन के अब इस टाइम से तजावुज कर चुके हैं, शायद ट्रिलियन जो खजाना हमारा है इससे ज्यादा जो है वो कॉस्ट पड़ रही है। अब यहां पे देखिए, अब हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 तरह की इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो फेडरल एम्प्लॉय, और ये सिर्फ वफाक की बात हो रही है, याद रखिएगा ये फेडरल गवर्नमेंट्स की बात हो रही है। तो फेडरल को 3 तरह के एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। एक होते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, जो कि रेगुलरली जो जिनको पेंशन भी मिलती है रिटायरमेंट के बाद और बाकी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, दूसरे हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज और तीसरे हैं टेम्पररी एम्प्लॉयज। ठीक है, तो जिनको आर्जी तौर पे रखा जाता है लेकिन उसके बाद जो है फिर वो आप देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस जो आते हैं वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो है 3 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। अब उसमें अगर हम हेड काउंट देखते हैं, जो रिपोर्ट बताती है कि कितने एम्प्लॉयज इस टाइम पे मौजूद हैं, तो उसमें देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर इस टाइम पे 5,75,354 जो हैं वो इस टाइम पे एम्प्लॉयज हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। और ये स्टैटिस्टिकल ब्यूरो का जो है वो डाटा है 2021-22 का एम्प्लॉयज का। उसके बाद क्या है जी, आर्म फोर्सेस जो हैं वो भी फेडरल के अंडर आती हैं और उनका सारा खर्चा भी फेडरल गवर्नमेंट है। 9,43,000 जो है ये इस टाइम पे नंबर्स हैं जी आर्म फोर्सेस के, जिनका सारे का सारा जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज जो है और कॉर्पोरेट्स जो हैं उनमें 3,99,265 एम्प्लॉयज इस टाइम पे मौजूद हैं। ठीक है, तो तकरीबन आप अगर बात कर लें तो ये 2 मिलियन को पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप अंदाजे के मुताबिक आप कह सकते हैं कि 20 लाख जो है इस टाइम पे एम्प्लॉयज है फेडरल गवर्नमेंट के खाते में, जो कि इतना ज्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं कि 8 ट्रिलियन से तजावुज कर चुके हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड कर रही है जी 8 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है, पे कर रही है 1.92 मिलियन एम्प्लॉयज को, यानी तकरीबन जो है वो 2 मिलियन के करीब या 20 लाख के करीब आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज जो हैं उनको 8 ट्रिलियन के करीब जो है वो पे किया जा रहा है इस टाइम पे। और पेंशन्स की मद में भी पे किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसके हवाले से जो सरकारी बाबू जो 17 ग्रेड से ऊपर के, आपको पता है उनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो ज्यादा इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, वो है। इसी तरह से जुडिशरी जो है उसका ये ओवरऑल मिला के जो है इतना ज्यादा जो है पड़ रहा है। और ये कहां से पे किया जा रहा है, टैक्स पेयर्स की मनी से, मेरे और आपके पैसों से। गो के खैर आपने भी कल को यही कोशिश है कि आप भी जो है ना कल को गवर्नमेंट बने और पेंशन वगैरह लें, तो खैर जो नहीं बनेंगे ये उनके लिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से जो है वो पे किया जा रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक सर्वेंट अ कंप्रिहेंसिव स्टडी, कि इसके अंदर कंप्रिहेंसिवली कैसे बताया गया कि भाई क्या क्या जो है कॉस्ट पड़ती है। तो उसका अगर हम यहां पे ब्रीफली हम देखते हैं तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी स्पेंडिंग जो है वो पेंशन्स की मद में जो है वो इस टाइम पे बढ़ चुकी है 8 ट्रिलियन, या बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको मिला के, ठीक है, 8 ट्रिलियन से तजावुज कर चुके हैं। इसके अंदर क्या क्या है जी, सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं और वेरियस पर्क्स शामिल हैं, यानी जो तनख्वाह लेते हैं महीने की, जो इसी तरह से पेंशनर हैं, रिटायर हो चुके हैं, और बाकी जो फ्यूल वगैरह, जो हाउस रेंट वगैरह, या जो बाकी मेडिकल अलाउंस वगैरह, हाउस रेंट वगैरह, वो सारा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो जो लेते हैं वो अलग से है। तो वो सारा का सारा जो है वो उसमें शामिल है। कुछ शामिल है और कुछ नहीं है, जो कि कहीं पे लिखने में भी नहीं आता, जिसको हम कहते हैं करप्शन की मद में चले जाते हैं, क्योंकि उनका तो रिकॉर्ड कहीं नहीं है। तो इसीलिए IMF देखिए हमें पाकिस्तान को ये कहता है जी बार बार कि आप जो है वो इनको कम करें, इनको खत्म करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन खत्म करें ताकि आपकी इकोनॉमिक रिकवरी हो। और यहां पे हमारे पॉलिटिकल लोग खुश होते हैं कि भाई हम जो है लोगों को अपॉइंट करते जा रहे हैं। डिसअप्रोप्रिएट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, अब ये भी पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में आपको पता है आप भी अगर करना चाहेंगे या CSS या PMS करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर की सर्विस हमें पता है क्या है, वो PS है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और सबसे ज्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इसकी हैं। तो पाकिस्तान के जो कैडरेज हैं, जो तकसीम है, देखिए फेडरल के अंदर जो CSS करके जाते हैं या जो बाकी जो लो लेवल पे भी है उनकी भी अगर हम बात करें तो तकसीम है मुख्तलिफ। जाहिर बात है हर डिपार्टमेंट या इदारा जो है उसकी एक जैसी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं होती, उनकी डिफरेंसेस हैं।
इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो जो अदलिया है वो सबसे टॉप पे है, ठीक है, सबसे टॉप पे एक अदलिया जो जज है वो 8 से 15 लाख रुपए इस टाइम पे सैलरी में ले रहा है, बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस छोड़ दें तो वो जो है वो जुडिशरी इस टाइम पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर्क्स जो हैं वो जुडिशरी की है और जो इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन को बता रही हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं सीएसएस के थ्रू जो आते हैं सिविल गवर्नमेंट्स के थ्रू, तो वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, जिसमें फेवरेटिज्म भी बहुत ज्यादा चलता है और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स इनको बहुत ज्यादा मिलते हैं। मॉनिटरी का मतलब ये है कि पूरे साल के जो आपके इकोनॉमी के खर्चे डाल दिए कि भाई ये इसकी सैलरी, ये सब कुछ ये के लिए, हर एक के लिए पूरे साल का। लेकिन नॉन मॉनिटरी का मतलब है जिनके कहीं पे कोई खाता है ही नहीं, कि वो वहीं से इश्यू हो गए, वहीं से निकले ऑफिस की रेनोवेशन के लिए, ठीक है जी, कोई और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए, तो जिनका कोई नहीं है वो सबसे ज्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो पीएस के पास है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पास, जो एसीडीसी हैं वो उनकी बात की जा रही है। तो अदलिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये ग्रुप आता है सबसे ज्यादा। इससे क्या हो रहा है कि जो दूसरे प्रोफेशनल कैडरेज हैं वो बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहे जो इनको सबसे ज्यादा मिलते हैं, उनको जो है वो उतना फायदा इससे नहीं हो रहा। इसलिए हर एक की रेस होती है कि भाई वो सिफारिश करवा के कुछ होके या टॉप पे आके कहीं इसी में ही कहीं ना कहीं अपॉइंट हो। पब्लिक सर्विस पे स्केल रिवीजन एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। अब इसके अंदर कुछ प्रपोजल्स और सजेशंस की भी बात की गई है कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो बेसिक पे स्केल है, जो बीपीएस जिसको कहा जाता है, जिसमें कहते हैं बीपीएस 17, बीपीएस 15, तो जो बेसिक पे स्केल है, ठीक है जी, उसकी रिवीजन या लैक ऑफ अलाइनमेंट जो है वो मॉडर्न रिसोर्सेज साथ नहीं है, कि ये जो रखा गया बीपीएस शायद हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हम आईएमएफ से कर्ज लेके पैसे देते हैं या जो भी हालात है, ये उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। अब आप मुझे बताएं, एक जो जज है वो अगर 15 लाख रुपए ले रहा है, तो क्या इस टाइम पे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि एक जज को इतने पैसे दिए जा सके, और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को डालें तो फिर ये कहां जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो सेमी ऑटोनोमस बॉडीज है वहां पे 30-30 लाख रुपए में जो है वो सीईओज हायर किए जाते हैं, इसके नीचे उसी तरह से स्टाफ है। इसी तरह से जो 22वें ग्रेड के हैं, 21वें ग्रेड के हैं, आप उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखें तो क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इस टाइम पे? तो ये जो बीपीएस है इसका रियलिटी के साथ कोई जो है अलाइनमेंट नहीं है, जो हमारे इस टाइम पे हालात हैं। तो इसमें एक डिबेट या डिस्कशन है जो भुट्टो साहब ने, आपने देखा कि भुट्टो साहब ने क्या किया कि उन्होंने सारे पे स्केल्स बराबर कर दिए थे 1 से 22 तक को लेके। उससे क्या हुआ, जब उन्होंने बराबर किए तो सबकी पेंशन बराबर, सबकी से बराबर, तो उससे यह है एक सोशलिस्ट थॉट, ठीक है, कि सोशलिज्म में क्या है, सब बराबर है। तो वन पे स्केल जब स्ट्रक्चर होगा तो उससे आपको हर टेक्निकल प्रोफेशन जो है वो उसके हिसाब से उसे पे करना होगा, उसमें फिर ऊंच नीच नहीं होगी। लेकिन अब जाहिर बात है, हम वो सिस्टम तो है नहीं, वो तो चला गया, वो भी तब फेल हो गया और बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर जो है वो तनकीद भी की गई। तो इस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज हैं कैडरेज के अंदर, और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स जो लिए जा रहे हैं, पीएस को दिए जा रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा खर्चा है। और सबसे ज्यादा करप्शन कहां पे होती है? इसी पीएस के अंदर होती है करप्शन। ये जो ये जो करप्शन है, जो पीएस के जो ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्टली जो है वफाक के अंडर काम करते हैं और इन्हीं के सिग्नेचर से चीजें जो है बाकी डिपार्टमेंट्स में जाती हैं, कि जो एक सेक्रेटरी साहब हैं वो सेक्रेटरी साहब सिग्नेचर करेंगे तो तभी जाके कहीं वो रेलवे के सेक्रेटरी या जो है किसी और के सेक्रेटरी और वहां तक जो है वो फॉरेन ऑफिस तक पहुंचेगा। तो बेसिकली होल्ड इन्हीं का ही कहीं ना कहीं रहता है। तो ये बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, हिडन कॉस्ट की अगर बात की जाए, पर्क्स एंड अलाउंसेस बियॉन्ड सैलरी, तो इसमें रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो सैलरी से हट के जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कि अगर हम उन्हीं को खत्म कर दें। देखिए, जब भी हमारे यहां ना थोड़ा सा हम देखते हैं कि आईएमएफ कोई नई डील लेके आ गया और टैक्स बढ़ा दिया जाता है उसके ऊपर, फिर एक शोर शुरू कर दिया जाता है कि यार इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हटाए जाएं, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये बहुत खा रहे हैं। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए तो एक शोर होता है और ये फिर से थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि जब इन पे बात आएगी टैक्स देने की, एक ऑफिसर के ऊपर आएगी 22वें ग्रेड के या एक पॉलिटिशियन के ऊपर आएगी, तो वो क्या करेंगे, या इसी तरह से आर्मी के कोई जनरल कर्नल के ऊपर आ जाएगी तो वो फौरन से थोड़ा सा कमी भी कर देंगे, कि ताकि आवाम को चुप करवाया जा सके, भाई हमारे गरीबान तक हाथ हरगिज न पहुंचे, ठीक है। तो पर्क्स जो है वो प्रिविलेजेस बहुत ज्यादा हैं, ये इतनी ज्यादा है कि हम ये कह सकते हैं कि ये अनअकाउंटेड पर्क्स हैं, यानी इनका कोई भी ऑडिट नहीं है। ऑडिट समझते हैं ना, कि हर साल जो ऑडिट हो रहा है कि भाई आपके महकमे में कितने पैसे इन हो रहे हैं, कितने आउट हो रहे हैं, आपका डेबिट क्या है, आपका क्रेडिट क्या है, वो यहां पे आपको कहीं पे भी जो है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। ये वो एसेट्स हैं जो डेबिट होते जा रहे हैं और कहीं पे इनका कोई क्रेडिट है ही नहीं, कहीं पे इनका कोई जो है ना है ही नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें जो यूज की जाती हैं, और बहुत ज्यादा ही नहीं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं और बाकी जो आप देख रहे हैं आर्मी के अंदर भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं है, प्लॉट्स दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। तो उनका ऑडिट कहां पे है, वो क्यों दिए जा रहे हैं, किस लिए दिए जा रहे हैं, और दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के पैसों से, ये रिपोर्ट कह रही है, भाई मैं नहीं कह रहा, प्लीज।
इसके साथ साथ मजीद इसमें एनालाइज किया गया है जो अलाउंसेस हैं उनको डिटेल से, ठीक है, और ओवरऑल जो कॉस्ट है सिविल गवर्नमेंट की उनको भी मजीद जो है यहां पे इस रिपोर्ट के अंदर जो है स्पेसिफाई किया गया है। उसमें अगर हम देखते हैं तो टॉप पे हमें क्या क्या देखने को मिलती है। देखिए उसमें हम देखते हैं जी व्हीकल अलाउंस होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कि इतनी बड़ी बड़ी 80-80 लाख की गाड़ियां दी जाती हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर को 80 लाख की अगर गाड़ी में घूमेगा तो आप अंदाजा कर लेंगे फिर वो फ्यूल कितना लेगी, और वो एक जो एसी साहब हैं वो हमें कितना कॉस्ट पड़ रहे हैं। तो एक अगर सेक्रेटरी की बात कर लें 22वें ग्रेड की तो उनकी तो बात ही ना करें। इसी तरह से जज की बात करें वो है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जी किसी आर्मी के कर्नल की, ब्रिगेडियर की, जनरल की, तो वो कितना कॉस्ट पड़ रहे होंगे, वो बहुत ही अलग चीज है। ठीक है, टॉप जनरल की बात नहीं कर रहा, नीचे वालों की बात कर रहा हूं। तो भाई चीजें हालात खराब है, मैं कुछ नहीं बता रहा। तो मेडिकल अलाउंस की अगर बात करते हैं तो बहुत सी चीजें जो है ना फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर रही हैं। तो जो हिडन कॉस्ट है वो शायद हमें सबसे ज्यादा मार दे रही है, जिसका कोई भी ऑडिट नहीं है। और ऑडिट आपको पता है बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑडिट होगा तो तब भी तो पता चलेगा। अकाउंटेबिलिटी किस बेस पे होगी, तो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। चैलेंजेस ऑफ अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज एंड रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस। अब यहां पे ये बात भी हाईलाइट की गई है कि भाई ये जो हमारे पास 20 लाख के करीब एम्प्लॉयज हैं, इनका काम क्या है। आप अगर इनको, जैसे आईएमएफ ने लास्ट टाइम एक पॉलिसी लाई थी कि भाई 9 to 5 जॉब करनी है एक ऑफिस के अंदर, और उस ऑफिस के अंदर उतने ही बंदे होने चाहिए जितने 9 to 5 जॉब मुसलसल करते रहे, बजाय इसके कि एक बंदा बैठा हुआ चाय पी रहा है, एक बंदा विजिट पे गया हुआ है, एक गपशप कर रहा है। तो यानी एक ऑफिस के अंदर अगर 10 क्लर्क काम कर रहे हैं तो 10 क्लर्कों के काम करने को वो है ही नहीं, वो टोटल 2 क्लर्क के करने का काम है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम देखते हैं तो यही तो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही तो डिफरेंस है कि हम यहां पे क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फॉलो कर रहे हैं कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, वही रिवायती तरीका कार, बस क्लर्क साहब बैठे हुए हैं या ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनको कोई कामकाज है ही नहीं। तो जब आप करेंगे 9 to 5 और नई जो पब्लिक पॉलिसी है जो आईएमएफ के अकॉर्डिंगली हो, या जो वर्ल्ड बैंक ने जो एक नई जो डेफिनेशन दी है पब्लिक पॉलिसी की, ठीक है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जिसमें आप वो प्राइवेट मॉडल को फॉलो करते हैं, टारगेट बेस्ड, गोल्स बेस्ड फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको ये 10 एम्प्लॉयज में से 8 को फारिग करना है और सिर्फ 2 क्लर्क यहां पे रखने हैं आपके काम के लिए, जो कि पूरा 9 to 5 सर लगा के वहां काम कर सके। गो के कुछ डिपार्टमेंट्स में काम बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो है वो काम करने वाला बंदा हो तो सारी वो नहीं उठा सकता, ठीक है, और ना करे तो फिर चक्कर लगाते रहे गवर्नमेंट। तो यहां पे ये इश्यू भी बहुत ज्यादा जो है इसको हाईलाइट किया गया है कि जो नॉन प्रोडक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर उसकी ज्यादा हैं कि वो कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ पैसे ले रहे हैं। अब आप ऐसे बहुत से स्कूल देखेंगे जहां पे जो है टीचर्स ही नहीं होते, लेकिन स्कूल तो मौजूद हैं, तो सैलरीज भी जा रही होती हैं। तो ये जो इसमें हाईलाइट किया गया कि भाई ये लोग कहां से आए, ये जो घूस मुलाजमीन हैं या जो मौजूद भी हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, उनकी प्रोडक्टिविटी या उनकी जरूरत ही नहीं थी इतनी ज्यादा, तो वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, वो सियासी लोगों ने जो है वो अपने सियासी नंबर बढ़ाने के लिए जो है वो भर्ती कर दिए, और अब उसके नतीजे के तौर पर जो है वो बहुत ज्यादा जो है बैलेंस खराब हो चुका है पाकिस्तान का। तो अब पाकिस्तान को इसमें बताया गया कि भाई एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, ठीक है, उसके लिए जॉब क्रिएशन जो है या सस्टेनेबिलिटी या फिजिकल पॉलिसीज जो है उनको लेके चलना है ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सके। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो इस टाइम पे ये इतना ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, इनको रिड्यूस करने की जरूरत है, ठीक है, इनको कम करने की जरूरत है, और उतनों की ही जरूरत है जितने हमें चाहिए। वो कब होगा, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और हम जो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे निकल के हम जो न्यू इस टाइम पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तब होगा ये सोल्यूशन होगा, या साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अदरवाइज नहीं होगा कि हम फाइलें रख रख के एक बंदे को बिठा दें कि भाई आप बैठे रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये रिपोर्ट है जो शेयर भी कर दूंगा, तो ये आपने खुद भी देख लेनी है, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।